नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस कुमार क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपने भारत के संविधान से मौलिक अधिकारों के बारे में बताया था। आज हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिखे हैं हमारे, उनके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। मौलिक कर्तव्य या इनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारे संविधान जब लिखा गया था तो उस समय ये मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। ये मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन में 1976 में जब 42वां संशोधन हुआ था उस समय इनको शामिल किया गया था। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर डॉक्टर स्वर्ण सिंह ने कहा कि हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य होने चाहिए जो इस संविधान में शामिल होने चाहिए। तो उस समय जब हमारे कर्तव्य बने तो वो कर्तव्य सिर्फ 10 कर्तव्य थे, तो इसको शामिल किया गया। तो 10 कर्तव्य जब शामिल किए गए तो इसको अब ये सोचा गया कि रखा कहाँ जाए, इसको कौन से भाग में रखा जाए। तो यहाँ पे भाग 4 का अब हमने कल जो पढ़ा था लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार था भाग 3 में। मौलिक अधिकार सारे हमारे भाग 3 में थे। अब उसके बाद भाग 4 आएगा। तो भाग 4 में क्या है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक हैं। वो नीति निर्देशक मैं बताऊंगा, पहले इसको बता देता हूँ क्योंकि वो बहुत लंबा बनाएंगे उसमें। तो यहाँ पे 4 का मतलब 4A कह सकते हो, उसमें अनुच्छेद 51 में वर्णित है ये मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य पहले 10 थे हमारे, फिर 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया वो 86 नंबर का जो 86 संशोधन जो था उसमें जोड़ा गया, जो 2002 में किया गया था, उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो चलिए हम देखते हैं हमारे मूल कर्तव्य हैं क्या। सबसे पहले पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे पहली ही लाइन में संविधान का क्या करें? पालन करें। उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज आपको पता है हमारा तिरंगा है, और राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक। राष्ट्रगीत का नहीं बोला गया है यहाँ पे, एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रगीत का नहीं बोला गया। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में फ़र्क होता है। राष्ट्रगान आपका जनगण मन अधिनायक जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था वो है, और राष्ट्रगीत जो जी ने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है उन्होंने लिखा था, अपने आनंद मठ एक पुस्तक लिखी थी, उसमें उनका जिक्र है। तो उसमें इन्होंने, तो राष्ट्रगीत नहीं है, ये राष्ट्रगान है। अगर कोई पूछता है राष्ट्रगीत कौन सा है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। तो राष्ट्रगान हमारा जनगण मन अधिनायक है और राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम है। तो ये आपको याद रखना है। फिर दूसरा हमारा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। अब देखो, स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं को प्रेरित करने के लिए उच्च आदर्शों को हृदय में, जो हमारे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए उन सब को हमें अपने हृदय में रखना है। मतलब उनका मजाक नहीं उड़ाना या उनको भूलना नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे हमें याद रहेगा कि हम जो आज़ादी लेके घूम रहे हैं वो आज़ादी कितनी मुसीबतों के बाद मिली है, काफ़ी मुश्किलों से मिली है। तो इसलिए उनके राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। इसीलिए आप लोग देखते होंगे मूवीज़ जो होती है, बहुत सारी मूवीज़ हमारे राष्ट्र नायकों के उन पे बनती रहती हैं, जिससे हम लोगों को राष्ट्र के प्रति भावना अच्छी जागे। तीसरा मूल कर्तव्य क्या है हमारा? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता
और अक्षुण रखें, उसे अक्षुण रखें। मतलब यहाँ पे संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए हम उसे अक्षुण रखें, मतलब उसकी हमें रक्षा करनी है और हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहें। संप्रभुता मतलब देश के प्रति अपनी एक भावना अच्छी होनी चाहिए, एकता रखनी है, अखंडता को बनाए रखना है। तो ये हमारा तीसरा मूल कर्तव्य है। चौथा मूल कर्तव्य हमारा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए पर राष्ट्र की सेवा करें। देखो, चौथा मूल कर्तव्य देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर हम देश की सेवा करें। आह्वान मतलब बुलाए जाने पर या आपको आदेश दिया जाए तो आप देश की सेवा करें। जैसे अभी कोरोना डिसीज़ चल रहा है, कोई पैंडेमिक है, एक बहुत बुरी तरीके से पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो यहाँ पे देखो, देश की रक्षा के लिए और आह्वान किए जाने पे, आह्वान का मतलब है अगर सरकार बोलती है तो आप देश की सेवा करें। देश की सेवा कैसे करें? आप किसी न किसी माध्यम से, अभी देखो पीएम केयर्स में कितना पैसा भेजा गया, तो देश की सेवा हुई। अगर आप पैसे से सेवा नहीं कर सकते तो कुछ काम अवेयरनेस फैलाइए इस बीमारी के लिए कि लोगों को किस तरीके से इस बीमारी से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद पांचवा हमारा मूल कर्तव्य क्या है वो देखते हैं। पांचवा मूल कर्तव्य भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व नहीं है भाई। ये जो यहाँ पे लिखा है ना, मातृत्व नहीं है, ये भातृत्व होगा। मतलब भ्राता जो होता है ना, भातृत्व होगा, ये मातृत्व लिख गया है, मिसप्रिंट हो गया है। ये भातृत्व की भावना का निर्माण करें, मतलब भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश के आधार या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो जो समरसता और समान भातृत्व का मतलब भाईचारा, तो हमें सभी के प्रति भाईचारा रखना है, भाईचारे की भावना रखनी है। इसमें किसी धर्म या भाषा या प्रदेश या वर्ग के आधार पे आप किसी से भेदभाव ना करें। ये हमारा कर्तव्य है कि कोई भाई जात के आधार पे भेदभाव करने लग जाए या फिर धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, प्रदेश के आधार पे भेदभाव ना करे। और हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध का मतलब है जो स्त्रियों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो स्त्रियों को नीचा दिखाने का हो या उनको अनकंफर्टेबल फील हो कि ये भाई ये तो गलत प्रथा है, इसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ। तो ये ख़त्म करना है। पांचवा कर्तव्य हमारा ये है। छठे कर्तव्य में आपको बोला है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। अब देखो, हमारे भारत की जो संस्कृति है और सामाजिक संस्कृति है, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। अब देखो, भारत जो देश है, भारत में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म और विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न भाषाओं वाले लोग रहते हैं और कितना मिलजुल के रहते हैं। तो ये हमारी एक संस्कृति है। इस संस्कृति को हमें बनाए रखने के लिए, और गौरवशाली परंपरा है ये एक, तो इसको हमें क्या रखना, बनाए रखना चाहिए और उसका महत्व समझना चाहिए कि हम अगर इस परंपरा को तोड़ते हैं तो हम अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। गद्दारी कह सकते हो, या तो फिर आप देखो, देश को तोड़ना गलत है। हमारी जो परंपरा है, जो हमसे अब विदेशों में हमारी एक छवि बनी हुई है कि देखो बहुत ही अच्छा हिंदुस्तान, जहाँ पे तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं और काफ़ी अच्छे से रहते हैं। तो वहाँ पे ये परंपरा या उनकी नज़रों में हमारी इमेज है, जिसमें इसमें आप कह सकते हो गंगा यमुना तहजीब, आपने सुना भी होगा, बहुत फेमस डायलॉग है, तो वो इसमें शामिल है। अच्छा, 7वें नंबर के जो हमारा कर्तव्य है,
प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। देखो यहाँ पे भी आपको ये जो कर्तव्य है बहुत ही सिंपल भाषा में लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव ये सब आते हैं, इनकी हमें रक्षा करनी है और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति भेदभाव और दया भाव रखें। दया भाव मतलब उनको कोई भी प्राणी है जो मनुष्य नहीं है, जीव है, उसके प्रति हमें दया भाव रखनी। मनुष्य के प्रति तो रखनी है, लेकिन इन्होंने प्राणी बोला है। जो प्राणी कहाँ रहता है? वनों में रहता है, झील में रहता है, नदी में रहता है, वन जीव, इन सब की रक्षा भी हमें करनी है, क्योंकि अब रक्षा हमारे लिए ज़रूरी है उनकी रक्षा करना, क्योंकि वो अपनी रक्षा तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम उनके क्षेत्रों में जाते हैं तो उनकी रक्षा करेगा कौन हमसे? तो इसलिए हमें उनके प्रति भी कुछ सोचना है। अच्छा, फिर उसके बाद 8वां हमारा जो मूल कर्तव्य है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब मनुष्य जो भारत में लोग रहते हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, मतलब ज्ञान अपना बढ़ाए और ज्ञान बढ़ा के वैज्ञानिक ज्ञान हो या वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना बढ़ाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं बहुत अंधविश्वास वाली, उन सब के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना जरूरी है, क्योंकि उन परंपराओं को जो अंधविश्वास है उसको ख़त्म करने के लिए हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। और मानववाद बढ़ाना है, मानववाद दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए और ज्ञान अर्जन करना है। ज्ञान जितना, देखो पूरी लाइफ में ज्ञान का बड़ा महत्व है। ज्ञान और शिक्षा इंसान को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। तो हमारे अंदर ज्ञान अच्छा होना चाहिए, हमारी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो नौवां हमारा कर्तव्य क्या कहता है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। देखिए ध्यान से, सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जिसमें सरकार का और हम सबका अधिकार होता है, उन संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। देखिए आजकल अगर आप सार्वजनिक कहीं कहीं लिखा भी होता है कि सार्वजनिक संपत्ति को क्षति ना पहुंचाएं, तो ट्रेन हो गई, बसेस होती हैं सरकार की, मॉन्यूमेंट्स हो गए जो राष्ट्रीय धरोहर हैं, ये सब क्या है हमारे लिए? राष्ट्रीय धरोहर, सार्वजनिक संपत्ति है, इनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और हिंसा से दूर रहें। हिंसा का मतलब होता है लड़ाई दंगे से दूर रहें। इनसे लड़ाई से क्या होता है, दंगों से क्या होता है, आपको पता है अच्छी तरीके से। 10वां जो मूल कर्तव्य है हमारा, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। व्यक्तिगत, अकेले या सामूहिक गतिविधि करके आप सभी क्षेत्रों में अपने जो भी आप वर्क करते हैं, अच्छा वर्क करते हैं, लीगली वर्क करते हैं, उसको उत्कर्ष की ओर बढ़ाइए। उस उत्कर्ष का मतलब और आगे लेके जाइए और सतत प्रयास करें कि जिससे राष्ट्र जो है हमारा एक नई मतलब कुछ हुए, राष्ट्र का नाम बढ़े पूरे विश्व में। तो ऐसी गतिविधियां हमें करनी चाहिए और उन गतिविधियों को आप करके क्या कर सकते हैं, ये अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। ये हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य था। अब देखो 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। जब ये मौलिक कर्तव्य नहीं था तो इससे पहले बच्चे क्या थे, शिक्षा का अवसर उन्हें उपलब्ध नहीं होता था, स्कूलों में फीस ज़्यादा थी। तो ये शिक्षा उपलब्ध कराने का मतलब बच्चे यहाँ पे क्या है, सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, कॉपी किताब
हाँ, तो यहाँ पे 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसमें ये बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चों को हमें शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। और यह जो कर्तव्य है 86वां जो संशोधन था, संविधान संशोधन, उसमें इसको जोड़ा गया है। तो यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य थे हमारे, आप लोगों ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ा। इसमें मौलिक कर्तव्य बड़े ही आसान तरीके से यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा ही आसानी से समझ भी आ जाएगा। तो हमारी ये पूरी बुक में भी और संविधान में भी इसी तरीके से ये मौलिक कर्तव्य हमारे लिखे हुए हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे, क्या ये मौलिक कर्तव्य अगर आप नहीं मानते तो क्या आपको सज़ा मिलेगी? बताइए। नहीं, आप अगर कोई भी इनमें से मौलिक कर्तव्य अगर आप नहीं भी मानते तो आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन देखिए कुछ मौलिक अधिकार संविधान में, जब आप यहाँ पे राष्ट्र ध्वज का आदर नहीं करते, मान लो राष्ट्र ध्वज के सामने आप वो जय हिंद या फिर जो सलाम होता है वो नहीं करते, या राष्ट्रीय गान गाते वक्त आप सीधे नहीं खड़े रहते, तो इसमें कोई सज़ा का प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण वाला अगर मैं उदाहरण दूँ, ऐसे उदाहरण तो बहुत ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। भारत की एकता अखंडता की रक्षा करना है, अगर इस अखंडता को आप ख़त्म करना चाहें, नष्ट करना चाहें, देश की रक्षा के लिए आपको राष्ट्र की सेवा करनी पड़ेगी। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनमें अगर आप इनके विरुद्ध करते हो काम तो आपको सज़ा मिलेगी। जैसे कि भारत के सभी लोग समान भ्रातृत्व रखना चाहिए, लेकिन आप नहीं रख रहे हो, आप दुश्मनी कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, या स्त्रियों के प्रति ऐसी टिप्पणियां कर रहे हो, तो वो सब हमारे मूल कर्तव्य, आप ये कहोगे तो हमारा मूल कर्तव्य है, लेकिन ये मूल कर्तव्य नहीं है। ये किसी, इसमें साफ साफ लिखा किसी को ठेस पहुंचाए बिना। तो ये हमारे मूल कर्तव्य थे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एमरजेंसी, आपातकालीन जो है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि भारत में एमरजेंसी कैसे लागू होती है और कितने प्रकार की एमरजेंसियां होती हैं और इसमें कब कब लागू की गई हैं। जी धन्यवाद।